वेलकम बैक वीवर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल्स एंड कंट्रोलर्स। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और ये पार्ट 1 है। अभी तक इस कोर्स में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उनमें क्या क्या शामिल है। हमने एक सिंपल एंगुलर जीएस की एप्लीकेशन बनाई थी जिसमें हमने यूज़र से इनपुट ली और उसको डिस्प्ले करवाया था। उसके बाद हमने देखा एमवीसी आर्किटेक्चर क्या होता है। उसमें हमने देखा था कि एमवीसी जो है वो बिजनेस लॉजिक को और जो व्यू है उसको सेपरेट करता है ताकि मेंटेनेंस में आसानी हो। उसके बाद हमने एक्सप्रेशंस को देखा था। एक्सप्रेशंस को हमने ये देखा था कि हम डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी एक्सप्रेशंस को लिखते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास हो तो। उसके बाद हमने डायरेक्टिव्स को डिस्कस किया था। डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, इनको यूज़ किस तरह से करते हैं और डायरेक्टिव का स्कोप क्या है। और उसके अलावा हमने चंद इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव्स को डिस्कस किया था। हमने जस्ट उनकी यूज़ ही देखा था, उनको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे हमारा ये कोर्स आगे प्रोसीड होगा हम उन सारे डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें थी। आज इस वीडियो में हम मॉड्यूल्स और कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको ध्यान से समझना है। अगर आपको इस वीडियो की समझ ना आई तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगला जितना भी रिमेनिंग कोर्स है उसकी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो इसको आप ध्यान के साथ समझिए। आज हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं उनमें है व्हाट इज़ मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या है, व्हाट इज़ कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल्स एंड कंट्रोलर्स, कंट्रोलर और मॉड्यूल का आपस में रिलेशनशिप, हो एम वी सी इज़ इम्प्लीमेंटेड इन एंगुलर जी एस। क्योंकि पीछे जो हमने एम वी सी पढ़ा था वो हमने देखा था कि एम वी सी मॉडल क्या होता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंगुलर जीएस के अंदर एमवीसी किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल, हाउ टू क्रिएट कंट्रोलर, हाउ टू लिंक कंट्रोलर्स टू मॉड्यूल एंड हाउ टू यूज मॉड्यूल्स एंड कंट्रोलर इन आवर HTML व्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या है। आपको पता है कि जो एंगुलर जीएस फ्रेमवर्क है वो मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ करता है डेवलपमेंट के लिए। मॉड्यूलर अप्रोच में हम क्या करते हैं कि हम एप्लीकेशन को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर हमारे पास छोटी एप्लीकेशन हो तो हम उसको एक ही मॉड्यूल में कवर करते हैं, और अगर हमारे पास कोई बड़ी एप्लीकेशन हो तो हम उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं। मॉड्यूल्स आर यूज टू सेपरेट द लॉजिक्स फ्रॉम व्यू। जो मॉड्यूल्स हैं वो सेपरेट करते हैं बिजनेस लॉजिक को और व्यू को। क्योंकि हम जो मॉड्यूल होता है उसको हम एक सेपरेट जावास्क्रिप्ट की फाइल बना के उसमें सेव करते हैं। तो इससे हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो अलग फाइल में हो जाएगा और जो HTML का कोड है यानी कि जो व्यू है वो सेपरेट फाइल में हो जाएगा। अब देखते हैं कि एक्चुअली मॉड्यूल है क्या। मॉड्यूल इज़ लाइक अ कंटेनर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक डायरेक्टिव्स एंड कंट्रोलर्स। मॉड्यूल को आप इस तरह समझ लें कि वो एक कंटेनर है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स एंगुलर जेएस के हो सकते हैं। उसके अंदर डायरेक्टिव्स भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, कंटेनर्स भी हो सकते हैं, कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं और फिल्टर्स भी हो सकते हैं। यानी कि एंगुलर जीएस की जो सब पार्ट्स हैं वो उसके अंदर लाई कर सकते हैं, ये कंटेनर की तरह है। अब मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें अगर 2-3 फीचर हों या जितने भी फीचर्स हों तो आप हर फीचर के लिए एक सेपरेट मॉड्यूल बनाएं। इससे क्या होगा कि आपकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। अब देखते हैं कि कंट्रोलर क्या होता है। A controller is a JavaScript object containing attributes and functions। आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, जावास्क्रिप्ट में आपने ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा होगा। तो कंट्रोलर भी बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी और कुछ फंक्शंस होंगे और कुछ नहीं है। कंट्रोलर्स डिफाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ मॉड्यूल। जो कंट्रोलर होता है वो मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है। अब हम देखते हैं कि मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी को कंट्रोलर किस तरह से डिफाइन करता है। तो अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल्स एंड कंट्रोलर्स। मॉड्यूल इज अ कंटेनर फॉर एप्लीकेशन कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स ऑलवेज बिलोंग्स टू अ मॉड्यूल। कंट्रोलर्स डिफाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ मॉड्यूल। अभी आपको इन 3 लाइनों की सही तरीके से समझ नहीं आई होगी। अब आपको समझाता हूँ। जब हम एक मॉड्यूल बनाते हैं तो वो हमारे पास एक जस्ट कंटेनर है, उसमें कोई लॉजिक या बिजनेस लॉजिक यूज़ नहीं होगी। लेकिन
अब हमने एक मॉड्यूल बनाया है तो उस मॉड्यूल से हम कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करवाना चाहते होंगे। कुछ परफॉर्म करवाना है तो उसकी हमें कोडिंग करना पड़ेगी, उसमें कुछ कोड लिखना पड़ेगा। अब जो फंक्शनैलिटी है मॉड्यूल की वो कंट्रोलर्स डिफाइन करते हैं। वो किस तरह से, जब भी हम एक मॉड्यूल बनाते हैं तो उसके साथ हम एक या दो कंट्रोलर्स को अटैच करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलर क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ फंक्शंस होंगे और एट्रीब्यूट्स होंगे। अब कंट्रोलर्स के अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स बनाएंगे और कुछ फंक्शंस को बनाएंगे। अब जो कंट्रोलर्स है वो बेसिकली बिलोंग कर रहे हैं मॉड्यूल से, क्योंकि जब भी हम कोई कंट्रोलर बनाते हैं तो हम उसको किसी ना किसी मॉड्यूल के साथ लिंक करते हैं। आप इस लाइन को दोबारा सुनिए, जब भी हम कोई कंट्रोलर बनाते हैं तो हम उसको किसी ना किसी मॉड्यूल के साथ लिंक करते हैं। तो होगा क्या कि जो कंट्रोलर के अंदर फंक्शंस होंगे या जो कंट्रोलर की फंक्शनैलिटी होगी वो ऑटोमेटिकली मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी भी बन जाएगी। अब एक मॉड्यूल के अंदर एक से ज़्यादा कंट्रोलर्स हो सकते हैं। एक अगर हमारे पास बड़ा मॉड्यूल है उसमें हम 6-7 कंट्रोलर्स भी अटैच कर सकते हैं, और अगर हमारे पास छोटा सा कोई मॉड्यूल है उसमें हम एक भी कंट्रोलर को अटैच कर सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। तो अभी आपको रिलेशनशिप पता चल गया होगा कंट्रोलर और मॉड्यूल का क्या रिलेशनशिप है, कि हम जब भी कोई मॉड्यूल बनाते हैं तो वो जस्ट एक कंटेनर होता है। अब उस मॉड्यूल के साथ हम किसी न किसी कंट्रोलर को लिंक करते हैं, और जब भी हम कोई कंट्रोलर बनाते हैं तो वो सेपरेट नहीं होगा, उसको हम किसी न किसी मॉड्यूल के साथ लिंक करेंगे। यानी कि जो भी मॉड्यूल होगा उसका एक ना एक कंट्रोलर लाजमी होगा, और उस कंट्रोलर के अंदर कुछ ना कुछ फंक्शंस डिफाइन होंगे, और वो जो फंक्शनैलिटी होगी वो ऑटोमेटिकली कंट्रोलर के साथ ही मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी भी बन जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंट्रोलर्स डिफाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ मॉड्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है इनका आपस में, रिलेशनशिप है कि कंट्रोलर्स और मॉड्यूल के दरमियान। अब हम देखते हैं कि हाउ MVC इज़ इम्प्लीमेंटेड इन एंगुलर JS। हमने थर्ड वीडियो में MVC आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि मॉडल क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है और व्यू क्या होता है। उसमें हमने जो उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी देखी थी MVC की, वो ये थी कि MVC जो है वो एप्लीकेशन लॉजिक को और जो एप्लीकेशन व्यू है उसको सेपरेट करता है, ताकि कोड को मेंटेन करना इजी हो जाए और कोड हमारा नीट एंड क्लीन रहे। लेकिन अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया था उसको कि किस तरह से बाकायदा तौर पर MVC इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसके थ्रू मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि एंगुलर के अंदर MVC बाकायदा तौर पर किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। सबसे पहले हमने देखा था कि मॉड्यूल क्या होता है। वो हमने देखा था कि कंट्रोलर है एक कंटेनर, मॉड्यूल एक कंटेनर है जिसमें हम एक से ज़्यादा कंट्रोलर्स को अटैच करते हैं ताकि उसकी फंक्शनैलिटी को हम डिफाइन कर सकें। उसके साथ ही हमने देखा था कि अगर एप्लीकेशन बड़ी हो तो उसको हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके साथ ही हमने देखा था कि जो मॉड्यूल है उसको हम सेपरेट जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में सेव करते हैं। अब हमारे पास अगर एक मॉड्यूल है या दो मॉड्यूल हैं तो जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे जावास्क्रिप्ट की फाइल्स में होंगे, और जो व्यू है हमारा वो HTML की फ़ाइल में होगा। तो हमारी जो व्यू वाली लेयर है वो एक सेपरेट फाइल में है, और जो बिज़नेस लॉजिक है या एप्लीकेशन लॉजिक है जो हमने एंगुलर की लॉजिक लगानी है वो हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर है। तो इस तरह हमारा जो बिज़नेस लॉजिक है और एप्लीकेशन लेयर है वो आपस में सेपरेट हो गई हैं, और MVC मॉडल भी यही क्लेम करता है। वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे एक मॉड्यूल को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम कंट्रोलर को किस तरह से क्रिएट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई ना कोई कंट्रोलर बनाते हैं तो वो किसी न किसी मॉड्यूल के साथ लिंक होता है, वो किसी न किसी मॉड्यूल के साथ बिलोंग करता है, क्योंकि मॉड्यूल की जो फंक्शनैलिटी है वो कंट्रोलर ने डिफाइन करनी होती है। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम कंट्रोलर को क्रिएट करने के बाद किस तरह से मॉड्यूल के साथ लिंक करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने जो HTML का व्यू है उनमें किस तरह से मॉड्यूल्स और कंट्रोलर्स को यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने टेक्स्ट एडिटर ओपन किया हुआ है, इसमें मेरे पास दो फाइल्स हैं, एक index.html और दूसरी angular.js। जो angular.js है ये एंगुलर की लाइब्रेरी है और उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। अब हम सबसे पहले मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, और हमने देखा था कि जब हम मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं तो उसको हम सेपरेट जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना के उसमें उसकी कोडिंग करते हैं। तो मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसको मैं यहाँ पे module.js के नाम से सेव कर रहा हूँ।
ये module.js के नाम से मैंने फाइल सेव कर लिया और इसको अब मैं लिंक करूँगा यहाँ पर index.html की फाइल में। module.js इस फाइल को मैं लिंक कर लिया है। अब हम module.js की फाइल में आते हैं और सारी कोडिंग हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक मॉड्यूल क्रिएट करना है। तो मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो एंगुलर के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है, एंगुलर डॉट मॉड्यूल। ये मेथड क्या है, ये एक मॉड्यूल को क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे एंगुलर हमारे पास जो कोर ऑब्जेक्ट है, एंगुलर जेएस का जो बेसिक कोर ऑब्जेक्ट है वो एंगुलर है, और जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं एंगुलर की वो सारी इसके अंदर डिफाइन है। तो उनमें से एक मेथड मॉड्यूल है जो कि मॉड्यूल को क्रिएट करता है। अब ये मेथड दो पैरामीटर्स लेता है। जो पहला पैरामीटर होता है वो मॉड्यूल का नाम होगा। तो मैं मॉड्यूल का नाम यहाँ पे रख लेता हूँ MOD, शॉर्ट फॉर्म मॉड्यूल की। और दूसरा पैरामीटर जो लेगा वो होगी एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, एरे ऑफ स्ट्रिंग। और इस केस में मैं यहाँ पे एम्प्टी एरे पास कर रहा हूँ। अब इसको आपने ध्यान से समझना है कि ये क्या चीज़ है। ये जो पैरामीटर है ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज से मुराद ये है कि ये जो मॉड्यूल है ये किसी और मॉड्यूल पे डिपेंड तो नहीं कर रहा। अगर तो डिपेंड कर रहा है एक मॉड्यूल पे या एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स पे तो हम उन मॉड्यूल्स का नाम यहाँ पे एरे में पास कर देंगे। लेकिन हमारे केस में ये मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे एम्प्टी एरे पास कर रहे हैं। जब भी मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड ना करे तो आप सिंपल यहाँ पे एम्प्टी एरे पास कर दें। अब हमारे पास ये मॉड्यूल तैयार हो गया है, मॉड्यूल बन गया है, और इस मॉड्यूल का नाम क्या है, MOD। अब ये मॉड्यूल बन गया, इसको मैं किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ रेफरेंस के लिए। तो इसको मैं नाम देता हूँ ऐप, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो मॉड्यूल है वो बेसिकली हमारी एप्लीकेशन होती है, और अगर बड़ी एप्लीकेशन हो तो उसको हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास मॉड्यूल बन गया है और उसको हमने ऐप नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है। यानी कि इस मॉड्यूल का जो रेफरेंस है वो ऐप नाम के वेरिएबल में है, और इसको हम यूज़ करेंगे फ्यूचर में। अब हमने देखना है कि हम कंट्रोलर को किस तरह से क्रिएट करते हैं और कंट्रोलर को लिंक किस तरह से करते हैं मॉड्यूल के साथ। तो बेसिकली जब भी हम कोई मॉड्यूल कंट्रोलर क्रिएट करते हैं तो वो उसको हम क्रिएट इस तरह करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली जो मॉड्यूल है उसके साथ लिंक होता है। वो किस तरह से, अब हम लिखेंगे ऐप, जो कि हमारे पास मॉड्यूल बना था उसका रेफरेंस है वेरिएबल में, ऐप डॉट कंट्रोलर। ये फंक्शन है, ये क्या करेगा कि मॉड्यूल को क्रिएट भी करेगा और उसको कंट्रोलर को क्रिएट भी करेगा और उसको हमारे मॉड्यूल के साथ लिंक कर देगा। अब यहाँ पे मैंने ऐप से लिखा है कि जो मॉड्यूल उसका नाम MOD है, लेकिन उसका जो रेफरेंस है वो वेरिएबल में स्टोर है। ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, आप जावास्क्रिप्ट में ये काम करके आए हुए हैं। अब ये अगेन दो पैरामीटर्स लेगा। पहला पैरामीटर्स क्या होगा, इसका नाम होगा कंट्रोलर का, जो मैं सिंपल यहाँ पे रख रहा हूँ CTR मैंने इसका नाम रख दिया कंट्रोलर का। और दूसरा पैरामीटर ये एक फंक्शन लेगा। वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन बेसिकली इस कंट्रोलर की फंक्शनैलिटी होगी। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन लिख दिया। अगेन बता दूं कि एनोनिमस फंक्शन लेता है, यानी ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता, जस्ट उसकी डेफिनेशन होती है। अब इस फंक्शन में हमने क्या चीज़ पास करनी है, इस फंक्शन में हमने पास करना है एक सर्विस। अभी हमने सर्विस तो नहीं पढ़ी, लेकिन आप समझ लें कि डॉलर स्कोप हमने इस फंक्शन को पास कर दिया है। अभी तक हमने जो कोडिंग की है उसको मैं आपको समझा दूं कि हमने एक मॉड्यूल बनाया था, वो इस लाइन में, ये हमारे पास मॉड्यूल बना है। मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करता हूँ। ये हमने एक एंगुलर डॉट मॉड्यूल का मेथड कॉल किया। इसमें हमने दो पैरामीटर्स पास किए, एक मोड और दूसरा एम्प्टी एरे। एम्प्टी एरे डिपेंडेंसीज हैं और दूसरा मोड एप्लीकेशन का नाम है, मॉड्यूल का नाम है, और जो उसका रेफरेंस है मॉड्यूल का वो ऐप नाम के वेरिएबल में स्टोर है। उसके बाद हमने कंट्रोलर को क्रिएट किया। कंट्रोलर क्रिएट करने के हमने लिखा ऐप डॉट कंट्रोलर। ये एक मेथड है, कंट्रोलर को क्रिएट करेगा। इसमें हमने दो पैरामीटर्स पास किए, CTR जो कंट्रोलर का नाम है एज अ स्ट्रिंग पास किया, और दूसरा फंक्शन एनोनिमस फंक्शन, और इसके अंदर हम इस कंट्रोलर की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करेंगे। और फंक्शन के अंदर हमने स्कोप पास किया है। अब मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पर स्कोप क्या चीज़ है।
स्कोप ये कि बेसिकली ये सारा कुछ है, ये इसको हम बोलते हैं मॉडल ये सारा मॉडल है कि उसमें डेटा का सारा चक्कर है। ये मॉडल हो गया। इस मॉडल के अंदर हम कंट्रोलर के अंदर जितने भी वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, एरेज या कुछ भी डिफाइन करेंगे वो सारा कुछ लिंक होगा इस स्कोप के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस कंट्रोलर के अंदर, ये कंट्रोलर अब बन के तैयार हो गया, अब हमने इसको डिफाइन करना है। अब इस कंट्रोलर के साथ, इस कंट्रोलर के अंदर मैं एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट करूँगा। वेरिएबल अब क्रिएट करना है, वो मैं किस तरह से क्रिएट करूँगा, तो उसके लिए मैं लिखूँगा डॉलर स्कोप डॉट, डॉलर स्कोप के बाद डॉट लगा के अब मैंने लिखना है वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम मैं कोई रख रहा हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल ए रख दिया, इज इक्वल टू, अब इसमें मैं कोई वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ, वेलकम टू AngularJS कोर्स। अब क्या हुआ कि हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो गया ए, उसमें ये स्ट्रिंग स्टोर करवा दिया है। अब आप याद रखें, जब भी आपने कोई वेरिएबल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई एरे, कुछ भी स्टोर क्रिएट करना है तो उसको कंट्रोलर के अंदर क्रिएट करने के लिए आप उसके साथ डॉलर स्कोप लाजमी लगाएंगे। हमारे पास मॉड्यूल बन गया है, कंट्रोलर बन गया है, कंट्रोलर मॉड्यूल के साथ लिंक हो गया है, और उसके बाद एक हमने ऑब्जेक्ट, एक हमने एरे भी, एक हमने सिंपल वेरिएबल क्रिएट किया है और उसमें हमने स्ट्रिंग को स्टोर करवाया है। ये हमारा मॉड्यूल और कंट्रोलर तैयार हो गया, यानी कि हमारा जो लॉजिक है, एप्लीकेशन लॉजिक, वो तैयार हो गया है। अब हम इसको देखेंगे कि हम किस तरह से इसको HTML के साथ लिंक करते हैं। तो मैं आता हूँ index.html की फ़ाइल में। सबसे पहले हमने देखना है कि मॉड्यूल को किस तरह से लिंक करते हैं। मॉड्यूल बेसिकली मैंने आपको बताया कि आपकी अगर एप्लीकेशन छोटी है तो जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन होगी वो मॉड्यूल ही होगी, एक मॉड्यूल पूरी एप्लीकेशन कहलाएगी। और अगर आपकी एप्लीकेशन बड़ी है तो आपकी एप्लीकेशन में छोटे छोटे मॉड्यूल्स होंगे। तो मैं HTML में आता हूँ, मैं इस मॉड्यूल को लिंक करना चाहता हूँ। तो इसके लिए जो डायरेक्टिव मैं यूज़ करूँगा वो आपको आज जाना पहचाना डायरेक्टिव है, वो आपने यूज़ किया हुआ है। वो क्या है, ng ऐप। पहले हम इसको एम्प्टी रखते थे, इसमें कोई चीज़ पास नहीं करते थे, लेकिन अब हम इसमें क्या पास करेंगे, अपने मॉड्यूल का नाम। तो ये हमारा जो मॉड्यूल है वो इस पेज के साथ लिंक हो जाएगा। मॉड्यूल का नाम है MOD और कंट्रोलर का नाम है CTR। MOD, ये हमारा मॉड्यूल लिंक हो गया इस पेज के साथ, ठीक हो गया। अब मैं कंट्रोलर को लिंक करना चाहता हूँ। कंट्रोलर को मैं चाहूँ तो इसी टैग में लिंक कर दूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको, ये जो मेरे पास डिव है इसके साथ लिंक करूँगा। अब आपको पता है कि डायरेक्टिव्स का स्कोप क्या होता है, यानी कि जिस टैग में उसको बाइंड करो उस टैग में उसके चाइल्ड जितने भी टैग हो उसमें उसका स्कोप होता है, उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं होती। अब अगर मैंने ऐप जो है वो HTML के टैग में उसको लिखा है तो ये क्या करेगी, मॉड्यूल का स्कोप पूरे पेज में होगा। लेकिन कंट्रोलर को मैं लिंक करने जा रहा हूँ इस डिव में, तो इसका स्कोप सिर्फ इस डिव के अंदर ही होगा, इसके बाहर नहीं होगा। तो कंट्रोलर को लिंक करने के लिए हमारे पास जो डायरेक्टिव है वो है ng कंट्रोलर, और इसमें हम कंट्रोलर का नाम पास कर देंगे, वो है CTR। अब हमारा कंट्रोलर भी लिंक हो गया है इस डिव के साथ। अब इस कंट्रोलर की जितने भी फंक्शंस होंगे या जितनी वेरिएबल्स होंगे उनको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस डिव के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं सिंपल जो उसमें वेरिएबल स्टोर था ए, उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक हेडिंग ले रहा हूँ H1 और उसके अंदर एक्सप्रेशंस के थ्रू मैं उसको प्रिंट कराऊंगा। अब आप एक बात याद रखें कि अगर आपने मॉड्यूल के अंदर वेरिएबल को क्रिएट करना है तो फिर उसके साथ आप डॉलर स्कोप लिखेंगे, लेकिन जब आपने उसको व्यू के अंदर यूज़ करना है वेरिएबल को तो साथ कोई डॉलर स्कोप नहीं आएगा, वो सिंपल आप उसको एक वेरिएबल की तरह यूज़ करेंगे। सिंपल आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे ए। ये हमारे पास सेव हो गया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये रन नहीं हुआ, इसमें कोई ना कोई एरर है। अब मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट की जो एरर्स हैं वो ब्राउज़र में डायरेक्टली शो नहीं होती। अब उनको शो करने के लिए हमारे पास जो टूल है वो है कंसोल। तो मैं F12 प्रेस करूँगा तो मेरे पास कंसोल ओपन हो जाएगी। सॉरी, मेरा जो
कोड है उसमें कोई एरर नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक है, हमारा कोड हमने ठीक लिखा था। लेकिन जो मेरा बेसिकली कंप्यूटर है वो थोड़ा सा बूढ़ा हो गया, कंप्यूटर बिल्कुल बूढ़ा हो गया, तो वो हैंग हो गया था, तो इसलिए वो आउटपुट जल्दी शो नहीं कर रहा था। उसका ब्राउज़र बेसिकली जो ब्राउज़र मेरा क्रोम है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग कर रहा था। तो ये मेरे पास शो हो गया है एंगुलर, वेलकम टू एंगुलर कोर्स। अब इसमें देखते हैं जनाब, ये तो मैंने सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, डॉलर स्कोप डॉट ओबीजे, उसको मैंने ऑब्जेक्ट को नाम भी ओबीजे ही दे दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट को में हम क्या का स्टोर करवाएंगे, नेम जॉन, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, फिलहाल मेरे जहन में जॉन है, मैंने जॉन रख दिया। जॉन की एज हम क्या रखते हैं, 45 ईयर्स, ठीक हो गया। दो ही प्रॉपर्टीज़ मैंने उसकी सेट की हैं। अब इसको यहाँ पर एक्सेस करते हैं तो क्या लिखेंगे हम, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स आपको आते होंगे, ओबीजे डॉट नेम नेम, इसको करते हैं रिफ्रेश। मैं कंसोल को बंद करता हूँ। लेकिन आप याद रखें, जब भी आपकी कोई जावास्क्रिप्ट की एरर हो तो उसको आपने डीबग करना हो या उसको आइडेंटिफाई करना हो तो आप हमेशा कंसोल यूज़ किया करें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको कंसोल का आइडिया नहीं है तो आप इसको सर्च करें, या नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा कि कंसोल क्या होता है। ये हर ब्राउज़र का बहुत ही अच्छा फीचर है। अब इसके बाद मैं एक और हेडिंग लूँगा H1 और उसमें मैं एज प्रिंट करवाऊँगा। एक्सप्रेशंस के थ्रू करवा रहा हूँ तो उसके लिए मुझे ओबीजे डॉट एज लिखना पड़ेगा डबल ब्रेसेस के अंदर। ये हो गया। अब तो मैंने थ्रू एक्सप्रेशन इसको यूज़ किया हुआ है इसके अंदर, लेकिन अगर मैं इसको बाइंडिंग के थ्रू यूज़ करूँ यहाँ पर व्यू के अंदर तो फिर मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए मुझे ये यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये एक्सप्रेशन मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं जो पहला H1 है इसके साथ बाइंड करता हूँ नेम को, तो उसके लिए मुझे कौन सा डायरेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा, ng बाइंड, bind बाइंड। और इसमें मैं क्या लिख दूँगा, ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट नेम सॉरी, तो ये नेम यहाँ पे बाइंड होगा जॉन। और दूसरी जो है H1 की हेडिंग है उसके साथ मैं बाइंड कर देता हूँ बाइंड ओबीजे डॉट एज 45। आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट करें उसको शो करें। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं कि क्रिएट किस तरह करते हैं मॉड्यूल को, कंट्रोलर को किस तरह से क्रिएट करते हैं, और किस तरह से मॉड्यूल और कंट्रोलर को आपस में लिंक करते हैं, और किस तरह से मॉड्यूल और कंट्रोलर को HTML व्यू के साथ लिंक करते हैं और यूज़ करते हैं, और जो हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए होते हैं उनको किस तरह से शो करते हैं व्यू के अंदर। तो एक दफ़ा से आपको फिर मैं इसका कोड समझा दूँ। उसमें क्या करना होता है, आपने बेसिकली सबसे पहले आपने एक मॉड्यूल क्रिएट करना होता है। उसके लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें मैं मॉड्यूल का रेफरेंस स्टोर करूँगा। ये लाइन मॉड्यूल को क्रिएट करेगी, ठीक हो गया। तो एंगुलर का हमारे पास एक कोर ऑब्जेक्ट है जिसमें सारे एंगुलर के फंक्शंस जो हैं, मेथड्स हैं प्री डिफाइंड, वो सारे इसके अंदर स्टोर हैं। तो एक मेथड हमारे पास मॉड्यूल है। मॉड्यूल क्या करता है कि हमारे पास एक मॉड्यूल क्रिएट करके हमें देता है। मॉड्यूल मेथड दो पैरामीटर्स लेता है, फर्स्ट एज अ स्ट्रिंग मॉड्यूल का नाम जो मैंने MOD पास किया हुआ है शॉर्ट फॉर्म, और दूसरा डिपेंडेंसीज यानी कि एरीज होंगी। डिपेंडेंसी से क्या मुराद है कि अगर ये मॉड्यूल किसी और पे डिपेंड कर रहा है तो हम उसका नाम पास कर देंगे, और अगर मॉड्यूल किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा तो हम सिंपल मॉड्यूल उस एम्प्टी एरे पास कर देंगे। उसके बाद हमारे पास कंट्रोलर क्रिएट करना होता है। कंट्रोलर के लिए हमारे पास क्या है, ऐप जो कि मॉड्यूल का रेफरेंस है, उसके साथ हम डॉट कंट्रोलर का एक मेथड कॉल करेंगे। उसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, पहला स्ट्रिंग जो कि उसका नाम होगा कंट्रोलर का, दूसरा एक एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता। उस फंक्शन में हम क्या पास करेंगे, डॉलर स्कोप। डॉलर स्कोप हम यूज़ किस लिए करते हैं, डॉलर स्कोप को हम यूज़ करते हैं जनाब वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए, ठीक हो गया। तो स्कोप डॉट ए एक वेरिएबल मैंने बनाया जिसमें हमने स्ट्रिंग स्टोर कर दी, वेलकम टू AngularJS कोर्स। उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। आप एरे भी बना सकते हैं, फंक्शंस को बना के इसके साथ लिंक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते चले जाएंगे और आपकी नॉलेज को हम
बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको यानी कि वीडियो ये पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और इसके बाद अगर ये वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो आप इस वीडियो को और इससे जो पार्ट 1 है उसको बार बार देखें, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो यहाँ पर समझ ना आई तो आपका जो रिमेनिंग कोर्स है उसकी आपको बिल्कुल समझ नहीं आनी। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाँ, एंड पे मैं ये बता दूँ कि हमने देखा था कि MVC किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। तो इसमें MVC इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये सारा हमारे पास बिजनेस लॉजिक है। जितनी भी कोडिंग होगी आप मॉड्यूल में होगी, और व्यू में हमारे पास कोई जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं, जस्ट हम बाइंड कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया कि MVC किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है एंगुलर JS के अंदर। ये ng सोर्स डायरेक्टिव, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ng सोर्स डायरेक्टिव एंगुलर JS के अंदर यूज़ क्यों होता है। ng सोर्स डायरेक्टिव हम तब यूज़ करते हैं जब हमने इमेज का जो सोर्स है यानी कि जो पाथ होता है उसको बाइंड करना होता है एंगुलर JS के किसी वेरिएबल के साथ, यानी जिसमें पाथ स्टोर हो, तब हम ng सोर्स डायरेक्टिव को यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन है, इसमें मैंने एक फ़ाइल रखी हुई index.html और दूसरी angular.js और module.js की फ़ाइल है। इन दोनों फाइल्स को मैंने HTML की फाइल में लिंक किया हुआ है, और एक मैंने पिक्चर रखी हुई यहाँ पे pic.jpg। मॉड्यूल का जो फोल्डर है module.js की फाइल, इसमें मैंने एक मॉड्यूल क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में, वो मैंने आपको समझाया था डिटेल के साथ। उसमें हमने एक कंट्रोलर को भी अटैच किया था, 2 वेरिएबल थे, उनको हमने डिस्प्ले करा व्यू के अंदर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है scope.url, यानी कि जो URL का वेरिएबल है उसमें मैंने क्या किया हुआ है pic.jpg लिखा हुआ है, यानी कि जो मेरे पिक्चर का URL है वो मैंने इसमें स्टोर करवाया हुआ है। ठीक हो गया। अब इसको मैं व्यू के साथ बाइंड करूँगा और डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। वहाँ पे ये 2 हेडिंग्स थी, इनके नीचे ही हम यहाँ पे एक img का टैग लगा लेते हैं, और इसमें सोर्स से और आल्ट में रखना हूँ सिंपल पिक, और सोर्स में क्या दूंगा, जो एंगुलर स्कोप डॉट यूआरएल है वो यहाँ पे मैं यूआरएल पास करूँगा, वो एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशंस के लिए आपको पता है कि डबल कर्ली ब्रेस से लिखते हैं, और उसके अंदर मैंने यूआरएल लिख दिया है। और अब इस पेज को मैं जाके रिफ़्रेश करूँगा ब्राउज़र के अंदर, तो ये पिक्चर यहाँ पे शो हो गई है। अब इस पिक्चर को मैं यहाँ पे विड्थ और हाइट दे लेता हूँ 200 पिक्सल्स और हाइट भी 200 पिक्सल्स। अब इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश, तो पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है। अब बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा है कि पिक्चर सक्सेसफुली बाइंड हो गया, HTML में शो हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें अभी एक एरर है। वो एरर देखने के लिए आप क्या करेंगे, कंसोल ओपन करेंगे, और कंसोल ओपन करने के लिए हमारे पास क्रोम के अंदर शॉर्टकट की है F12। अब मैंने F12 को प्रेस किया तो यहाँ पे देखेंगे एक एरर शो कर रहा है, फेल टू लोड रिसोर्स, यानी कि कोई रिसोर्स उसको मिल नहीं रहा ब्राउज़र को। अब ये रिसोर्स कौन सा था, ये जो इमेज थी वो ब्राउज़र को नहीं मिली, इसलिए उसने यहाँ पे ये एरर दे दिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे अगर ब्राउज़र को ये इमेज नहीं मिली, ब्राउज़र इस इमेज को ढूंढने में फेल हो गया, तो यहाँ पे ये फिर डिस्प्ले किस तरह से होगी। तो इस पॉइंट को आपने ध्यान के साथ समझना है। बेसिकली हुआ ये कि जब कोई HTML का हम पेज ब्राउज़र में रन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो डोम है वो एवेल्यूएट होता है, पार्स होता है पूरा HTML का पेज। अब डोम क्या है, आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा होगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली पूरा पार्स होता है, और जब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पार्स हुआ तो सक्सेसफुली पार्स होता गया। लेकिन जहाँ पर हमारे पास इमेज आया, इमेज का उसने URL को पार्स करने की कोशिश की, तो उसमें हमने क्या लिखा हुआ था, एक वेरिएबल कंट्रोलर का जिसका नाम था URL, और URL उसको नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला, URL नहीं मिला, उसने फेल कर दिया, उसको लिख दिया फेल्ड हो गया रिसोर्स, ये एरर उसने जनरेट कर दिया। अब URL क्यों नहीं मिला, URL इसलिए नहीं मिला कि जब ये डोम की पार्सिंग हो रही थी तो उस वक्त जो एंगुलर JS का कोड था वो एवेल्यूएट नहीं हुआ था, और वो एवेल्यूएट नहीं हुआ था तो जो URL का वेरिएबल है उसमें वैल्यू असाइन नहीं हुई थी। वो कब असाइन होनी थी, जब एंगुलर का कोड रन होना था। ठीक हो गया। तो ये तो बात ठीक है, फेल हो गया, लेकिन ये शो कैसे हो गया, तो उसके बाद जब दोबारा से एंगुलर JS का कोड एग्जीक्यूट हुआ और उस URL की वेरिएबल को वैल्यू असाइन हुई, तो उसके बाद फिर दोबारा से रिक्वेस्ट हुई और सक्सेसफुली ये यहाँ पे आ गया।
यानी कि सर्वर को दो रिक्वेस्ट भेजी गई हैं इमेज के लिए। पहली रिक्वेस्ट उस वक्त भेजी गई जब डोम की पार्सिंग हो रही थी, उस वक्त एंगुलर जेएस का कोड एवेल्यूएट नहीं हुआ था, तो उसलिए वहाँ पे एरर शो होगी। और फिर जब एंगुलर जेएस का कोड एवेल्यूएट हो गया तो उसके बाद दोबारा रिक्वेस्ट की सर्वर को और उसने उसको वो रिटर्न कर दिया उसका पाथ। तो इस तरह दो रिक्वेस्ट इशू हुई सर्वर को। अब हम चाहते हैं कि इस एरर को रिजॉल्व करें। ठीक है, इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंगुलर जेएस के अंदर ng सोर्स डायरेक्टिव। ठीक है, ये 404 एरर एवेल्यूएट हुई, डोम इज पास बिफोर एंगुलर जेएस, ये मैंने आपको सारा समझा दिया है। ng source directive make sure image is not displayed before angular js has evaluated code। वही बात है कि जो रिक्वेस्ट है वो पहले चली गई थी सर्वर को, एंगुलर जेएस का कोड भी एवेल्यूएट नहीं हुआ था। तो ng source डायरेक्टिव क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट जो सर्वर को जानी है उसको डिले कर देगा और वो मेक श्योर करेगा कि एंगुलर जेएस का कोड एवेल्यूएट हुआ या नहीं हुआ। जब तक एंगुलर जेएस का कोड एवेल्यूएट नहीं होगा सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं जाएगी इमेज के लिए। ng सोर्स डायरेक्टिव का ये काम है। अब ng सोर्स डायरेक्टिव को यूज़ हमने किस तरह करना है, तो सिंपल यहाँ पे हमने सोर्स लिखा हुआ था ना, ये तो HTML का एट्रीब्यूट है, उसमें हमने ये वेरिएबल पास किया हुआ था। ठीक है, एंगुलर जेएस का हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे ng सोर्स। तो अब ये बन गया एंगुलर जेएस का डायरेक्टिव ng सोर्स और इसमें हमने पास किया हुआ URL। अब इसको हम पेज को दोबारा रिफ्रेश करते हैं, कंसोल को भी ओपन रहने देते हैं। अब इमेज सक्सेसफुल डिस्प्ले होगी, लेकिन यहाँ पे 404 एरर नहीं आ रहा, नॉट फाउंड का। तो इस तरह हमने इस मसले को रिजॉल्व कर लिया। अब सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट जा रही है और वो रिक्वेस्ट सर्वर को कब जा रही है, इमेज के लिए रिक्वेस्ट सर्वर को जा रही है, वो कब जा रही है, जब एंगुलर जेएस का कोड एवेल्यूएट हो रहा है उसके बाद। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब एक और बात यहाँ पे ऐड कर दूँ, इससे जब हम एंगुलर की बड़ी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो परफॉर्मेंस भी हमारी अच्छी होती है। वो किस तरह, अगर हम सिंपल सोर्स यूज़ करें HTML का एट्रीब्यूट, तो वो क्या करेगा, हर दफ़ा सर्वर को दो रिक्वेस्ट जाएंगी इमेज के लिए। ठीक हो गया, वो रिक्वेस्ट आएगी, उसको इंटरटेन करना, उसका रिस्पॉन्स देना, इसमें काफ़ी टाइम लगता है एक्चुअल सर्वर में, और क्योंकि उसमें इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड भी मैटर करती है। तो अगर आप ng सोर्स डायरेक्टिव यूज़ करेंगे तो हर इमेज के लिए एक ही रिक्वेस्ट सर्वर को जाएगी, जिससे परफॉर्मेंस आपकी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। ये ng शो एंड ng हाइड डायरेक्टिव्स, इनके नाम से ज़ाहिर है कि ये क्या करते हैं, ये एलिमेंट्स को शो और हाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ng शो डायरेक्टिव्स की वैल्यू जब ट्रू होती है तो वो एलिमेंट को शो कर देता है, और जब उसकी वैल्यू फॉल्स होती है तो वो एलिमेंट को हाइड कर देता है। और दूसरी तरफ जो ng हाइड डायरेक्टिव है, अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो तो ये एलिमेंट को हाइड कर देता है, और अगर फॉल्स हो तो एलिमेंट को शो कर देता है। ये सिंपल इनकी फंक्शनैलिटी मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को शो और हाइड कर सकते हैं ng शो और ng हाइड डायरेक्टिव्स को यूज़ करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक मॉड्यूल बनाया था मैंने module.js की फ़ाइल में, और इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए थे। अब इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब सिंपल मॉड्यूल और कंट्रोलर बने हुए हैं। इस फोल्डर में मैंने एक सिंपल रखी हुई इमेज pic.jpg के नाम से, जो हमने लास्ट वीडियो में यूज़ की थी ng सोर्स डायरेक्टिव्स के टॉपिक को कवर करते हुए। अब हम इस इमेज को शो और हाइड करेंगे ng शो और ng हाइड डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले मैं HTML के पोर्शन में जाऊंगा और वहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल टेक्स्ट का शो इमेज, उसके आगे मैं एक चेक बॉक्स लगाऊंगा, टाइप चेक बॉक्स, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये चेक बॉक्स के ऊपर चेक लगा हुआ हो तो इमेज शो हो जाए, और चेक बॉक्स से चेक हटा दें तो इमेज जो हमारी है वो हो जाए हाइड। इतना कर लिया। अब इसको मैं ब्राउज़र में रन करके देखता हूँ, हमारे पास चेक बॉक्स आ गया और ये काम कर रहा है। इसके बाद हमने क्या करना है जनाब, इमेज लगाएंगे वही, और इसका जो सोर्स है वो क्या है, pic.jpg, बल्कि इसको ng सोर्स डायरेक्टिव के मदद से ही यूज़ करते हैं।
एन जी सोर्स और इज इक्वल टू यू आर एल। ठीक हो गया। इसकी विड्थ और हाइट भी स्पेसिफाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे, विड्थ 300 और हाइट भी 300 पिक्सल्स। पिक्चर यहाँ पे शो नहीं हो रही, क्यों नहीं शो हो रही? मुझे पता है कि क्यों नहीं शो हो रही। शो इसलिए नहीं हो रही कि यूआरएल जो हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, इसको हमने पहले तो लिखना है, ये एक्सप्रेशन होगा तो इसको डबल करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। और दूसरी एरर ये है कि यूआरएल का भी वेरिएबल हमने डिफ़ाइन ही नहीं किया मॉड्यूल के अंदर, तो इसको पहले डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन करने के लिए डॉलर स्कोप डॉट यूआरएल इज इक्वल टू पिक डॉट जेपीजी। अब इसको करता हूँ रिफ्रेश, इमेज यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन जो हमारा चेक बॉक्स है वो इमेज के नीचे आ गया है। तो इसको किस लिए सेट करना है, किस तरह से? यहाँ पे एक बी आर टैग लगा देता हूँ मैं। इसको रिफ्रेश करते हैं, अब ये ठीक हो गया। जो चेक बॉक्स है वो ऊपर आ गया और नीचे हमारे पास आ गई है इमेज। एक और बी आर लगा दिया तो थोड़ा सा गैप आ जाए इनमें। अब हम इनको, इस इमेज को हम शो और हाइड करेंगे डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए, चेक बॉक्स को सॉरी यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ $SCOPE स्कोप डॉट, इस वेरिएबल को मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको वेरिएबल को नाम दे दिया ए, और इसमें मैं क्या स्टोर कराऊँगा, इसको मैं असाइन कर दूँगा फॉल्स असाइन कर दूँगा। यानी जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ए में जो वेरिएबल इनिशियली स्टोर होगी वो होगी फॉल्स। ठीक होगा, ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। इस वेरिएबल को हम मॉडल भी कह सकते हैं। अब इसको मैं बाइंड करने जा रहा हूँ किसके साथ, अपने चेक बॉक्स के साथ। और हमने पढ़ा था कि HTML के अंदर जितनी भी इनपुट्स होती हैं उनके साथ हम डेटा जब बाइंड करते हैं तो ng मॉडल के ज़रिए बाइंड करते हैं। तो ng मॉडल, ये तो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था जब हमने इनपुट के साथ डेटा को बाइंड किया था ng मॉडल के थ्रू। तो इसमें मैं वो वेरिएबल का नाम दे दूंगा जो कि मेरे पास वेरिएबल है a। वेरिएबल a आ गया। अब इसको शो और हाइड करना इमेज को, वो किस तरह से करेंगे हम? इमेज के टैग में हम एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे ng शो, और उसमें भी मैं क्या असाइन कर दूंगा a। यानी जो चेक बॉक्स है उसमें हमने क्या किया, ng मॉडल का एट्रीब्यूट ऐड किया, डायरेक्टिव ऐड किया, उसमें हमने a स्टोर करा दिया, और ng शो में भी a स्टोर करवा दिया, इक्वल टू a कर दिया। अब इसको हम रिफ़्रेश करते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं। इनिशियली हाइड है, जब इसको मैं चेक करूँगा तो शो, अनचेक करूँगा तो हाइड, चेक करूँगा तो शो। अब बेसिकली ये किस तरह से वर्क कर रहा है ये मैं आपको बता दूँ। बेसिकली ये वर्क इस तरह कर रहा है, जब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है तो सबसे पहले जो मॉड्यूल के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है a, उसमें हमने वैल्यू साइन की हुई है फॉल्स साइन की हुई है। तो और उसको हमने बाइंड किया हुआ है ng मॉडल के थ्रू इनपुट के साथ, चेक बॉक्स के साथ। तो इनिशियली जब चेक बॉक्स में वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स है, और उसी को हमने वैल्यू जो है उसको हमने स्टोर कर किसमें, ng शो डायरेक्टिव के साथ, ng शो डायरेक्टिव के ज़रिए हमने उसको इमेज के साथ बाइंड किया हुआ है। तो इनिशियली ng शो में इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि फॉल्स है। और जैसे ही हम चेक बॉक्स को चेक करेंगे तो क्या होगा, जो a की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, वो हो जाएगी ट्रू, और ng शो इज इक्वल ट्रू हो जाएगा तो इमेज शो हो जाएगी। और फिर जब उसको हम अनचेक करेंगे तो उसमें फॉल्स स्टोर हो जाएगा a में, और ng शो इज इक्वल टू फॉल्स होगा तो इमेज हाइड हो जाएगी। अब इसी तरह से अगर आप उसके साथ काम करना चाहते हैं ng हाइड के साथ, तो उसमें भी क्या होगा, जब उसमें अपोजिट हो जाएगा। यानी कि जब ng फॉल्स इज इक्वल ng हाइड इज इक्वल टू ट्रू होगा तो इमेज हाइड हो जाएगी, और ng हाइड इज इक्वल टू ट्रू होगा तो इमेज फॉल्स होगा तो शो हो जाएगी, और ट्रू होगा तो हाइड हो जाएगी। यानी इसके अपोजिट काम करेगा वो। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।